नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और यह लेक्चर्स वीडियो संख्या 15 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है, यह लेक्चर संख्या 15 है। ठीक है, लेक्चर संख्या 15 है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री, बीपीएससी डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग। लेक्चर संख्या 15। देखिए, विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये जो पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय कक्षा 11 का एनसीईआरटी का पुस्तक है। उसका चैप्टर है 3 वर्ग, 3 ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर से संबंधित यह पूरा चैप्टर है और यह पीपीटी नोट्स आप लोग देख लीजिए। यह इतना बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त पीपीटी नोट्स, इसी तरह से पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आप लोगों की कवर कराई जाएगी। तो जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। हम व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। केवल 1499 रुपए में कंप्लीट तैयारी आप लोग की मिलेगी। टीआरई 3 और टीआरई 4 की तैयारी, बिहार स्टेट की भी तैयारी, आपका इसी में हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी जूनियर के कंप्लीट नोट्स और 6 to 12 सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, और ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स, ऐसा नोट्स आप लोगों को शायद ही कभी मिले जो नोट्स हमारे द्वारा दिया जा रहा है। तो जो भी लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी दिया हुआ है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए, 3 वर्ग, ये जो कोर्स है एनसीईआरटी बेस है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, टीबीएस, एमबीएस, डीएसएसबी, बीपीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व इतिहास के कुछ विषय, इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित चैप्टर है 3 वर्ग, 3 ऑर्डर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमने इसके पहले ये सब कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। नाइट वर्ग के बारे में बता चुका हूँ। कृषक वर्ग जो तीसरा वर्ग था, इसके बारे में हमने बता दिया था। सामंतवाद के बारे में क्या स्पष्टीकरण बताया था। पादरी या बिशप के द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन कैसे होता था, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। पादरी और बिशप की विशेषताएं, देखिए पादरी और बिशप में थोड़ा अंतर है, मतलब एक ही वर्ग है, पादरी या बिशप दोनों पुजारी वर्ग ही है, लेकिन पादरी से बड़े होते थे बिशप। बिशप का काम घूम घूम कर निरीक्षण करना था, ये सर्वेक्षण करते थे। ठीक है, पादरियों से बड़ा पद होता था बिशप का। ठीक है, ये सर्वेक्षण करने का काम करते थे। अनेक चर्च इनके अधीन होते थे, ये सब सभी चर्च के निरीक्षण करने का काम करते थे बिशप। ठीक है, तो इसके बारे में बताया। भिक्षु और उनका मठ के बारे में बताया, मतलब मोंक और नन जहां रहती थी उनके मठ को आबे कहा जाता था, इनके बारे में हमने बताया था। प्रसिद्ध मठों के नाम हमने बताए थे, इटली का सेंट बेनेडिक्ट और फ्रांस का क्लूनी मठ। देखिए कितना बढ़िया से, कितना बेहतरीन आपका तैयारी आपका हो जाएगा कि आपको देखिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आपकी होगी और बेहतरीन सामग्री आप लोगों को लगातार दिया जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था। लेक्चर संख्या 15 में हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में मठों का योगदान। अरे मठ वही स्थान थे ना, मठ तो वही स्थान थे जहां पर मोंक रहा करते थे, जहां पर नन रहा करती थी। ठीक है, वही स्थान थे मठ, और यह आबादी से दूर रहा करते थे। यह साधारण जीवन व्यतीत करते थे मोंक, और यह श्रम करते थे भाई, और यह दान से ही अपना आजीविका चलाते थे। यह बहुत ही ज्यादा वैभवशाली जीवन नहीं जीते थे पादरियों की तरह, बिशप की तरह। ठीक है, तो देखिए फ्रांसीसी समाज में जो मठ का योगदान क्या है, मतलब फ्रांसीसी समाज में मठ का क्या योगदान है, इसे देखेंगे। तो देखिए फ्रांसीसी समाज में मठों का योगदान, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ने से यह एक समुदाय बन गई थी। मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, मठ भी एक समुदाय बन गया भाई, एक संस्था बन गया मठ। ठीक है, इस मठों में क्या होता था, बड़ी बड़ी इमारतें होती थी, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल बनाए गए। आप जानते हैं कि बहुत सारे क्रिश्चियन वाले स्कूल होते हैं जिनका अपना अस्पताल चलता है, अपने कॉलेज चलते हैं, अपने स्कूल चलते हैं। ठीक है, बड़ी अपनी अपनी संस्थाएं चलती हैं। तो वैसे ही जो मठ थे जहां मोंक और नन रहा करते थे, वहां पर अस्पताल चलने लगे, जन समुदाय के लिए स्कूल और कॉलेज चलने लगे, और यह एक बड़ी संस्था के रूप में तब्दील हो गया। इन समुदायों ने कला के विकास में भी योगदान दिया, कला और विज्ञान के विकास में भी इन समुदायों ने योगदान दिया। किसने, मठ ने।
ठीक है। ओबेरा हिल्डेगार्ड के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था, यह है ओबेरा हिल्डेगार्ड। दरअसल आप लोग जानते हैं चर्च में आप लोग देखे होंगे या गए होंगे या फिर देखे हुए भी होंगे कि चर्च में जब कोई प्रार्थना होती है ना तो वहां पर गीत संगीत बजता है, एक मधुर गीत संगीत बजता है। तो यह ओबेरा हिल्डेगार्ड है। यह ओबेरा हिल्डेगार्ड का फोटो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह है ओबेरा हिल्डेगार्ड, ठीक है, ओबेरा हिल्डेगार्ड है। और इन्होंने क्या किया था कि मतलब चर्च में बजने वाले जो मधुर गीत हैं इसकी रचना इन्होंने किया था ओबेरा हिल्डेगार्ड ने। ये है ओबेरा हिल्डेगार्ड। तो देखिए ओबेरा हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे जिसने चर्च की प्रार्थना में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में योगदान दिया। मतलब इसके पहले चर्च में किसी प्रकार का कोई गायन नहीं होता था, लेकिन ओबेरा हिल्डेगार्ड ने चर्च की प्रार्थना में, चर्च के प्रेयर में सामुदायिक गायन की प्रथा का विकास में योगदान दिया कि सब लोग मिलकर गीत गाते थे, ठीक है। ये ओबेरा हिल्डेगार्ड का फोटो है। 13वीं सदी भिक्षु के कुछ समूह जिनको फ्रायर कहते थे। अब देखिए जो मोंक होते थे ना, मोंक में भी एक अलग तरह के मोंक होने लगे और उनकी एक अलग कैटेगरी बन गई जिनका नाम था फ्रायर, ठीक है। अब ये फ्रायर प्रकार के 13वीं सदी में यह मोंक अलग हुए जिनको फ्रायर कहा जाता था। यह किस तरह के मोंक थे? तो 13वीं सदी से भिक्षु के कुछ समूह जिनको फ्रायर कहते थे उन्होंने मठ में न रहने का निर्णय लिया। मतलब इन लोगों ने, फ्रायर ने मठ छोड़ दिया, इनको फ्रायर कहते हैं, ठीक है। यह भी एक तरह से मोंक थे और इनकी एक अलग शाखा बन गई फ्रायर की, ठीक है। एक तरह से फायर हो गए ये लोग, मठ के खिलाफ हो गए, एक तरह से यह समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा वर्ग जो है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को देख लेते हैं। यह आप लोग देख सकते हैं अभिजात वर्ग की क्या विलासता है, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने और भोग विलास में यह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो अभिजात वर्ग के बारे में देखिए तो यूरोप में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बड़े भूस्वामी अभिजात वर्ग, देखिए बड़े भूस्वामी जो होते थे एवं अभिजात वर्ग जो होते थे वह राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक जो होते थे अभिजात वर्ग के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा के अधीन और कृषक वर्ग और दास किसके अधीन होते थे? अभिजात वर्ग के अधीन होते थे, ठीक है। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। अभिजात वर्ग जो था, जो कुलीन वर्ग था, वह राजा को अपना स्वामी मानता था और ये आपस में वचनबद्ध होते थे। कैसे वचनबद्ध होते थे? अभिजात वर्ग जो है वह राजा को क्या प्रोवाइड कराता था? धन प्रोवाइड कराता था। अभिजात वर्ग राजा को सैन्य क्षमता, सेना प्रोवाइड कराता था, ठीक है। और बदले में राजा क्या देता था? राजा उनको छूट देता था, उनको टैक्स वसूलने की छूट देता था, उन्हें पूरी तरह से मतलब विलासता की सारी छूटें था, यहाँ तक कि वह टैक्स भी वसूलते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। और इनकी विस्तृत जागीरें थी अभिजात वर्गों की, ठीक है। सेन्योर या लार्ड, ये देखिए सेन्योर और या लार्ड कौन है? तो मतलब यही अभिजात वर्ग के ही अभिजात वर्गों में ही सेन्योर या लार्ड होते थे। उन्हें सेन्योर कहा जाता था यानी लार्ड कहा जाता था। देखिए लार्ड ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ था रोटी देने वाला, ठीक है। मतलब इन्हें ही लार्ड कहा जाता था। ये अभिजात वर्ग जो होते थे इनको लार्ड कहा जाता था, ठीक है। ऐसे लार्ड ऐसे शब्द थे जिसका अर्थ होता था रोटी देने वाला, ठीक है। लार्ड दास की रक्षा करता था। लार्ड किसकी रक्षा करता था? दास की रक्षा करता था। बदले में दास उसके प्रति निष्ठावान रहता था। मतलब सब एक दूसरे से निष्ठा से जुड़े हुए थे, ठीक है। अभिजात वर्ग राजा के प्रति उत्तरदायित्व था और कृषक और दास जो थे वह अभिजात वर्ग के प्रति उत्तरदायित्व थे। और लार्ड जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, ठीक है। लार्ड या सेन्योर का मतलब होता है रोटी देने वाला। लार्ड दास की रक्षा करता था, बदले में दास उसके प्रति निष्ठावान रहते थे, ठीक है। अगला देखिएगा अभिजात वर्ग की विशेषताएं। जो अभिजात वर्ग है उसकी क्या विशेषता है ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना विलासता में अभिजात वर्ग डूबा हुआ है। तो अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनकी संपदा पर अस्थायी रूप से उनका नियंत्रण था। उनकी संपदा पर उनका ही अस्थायी रूप से नियंत्रण होता था। किसका? अभिजात वर्ग का, ठीक है। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे। उनके पास अपनी सामंती सेना थी। भाई इसी सेना के बदौलत तो वह राजा को खरीदे हुए थे, इसी सेना के बदौलत ही राजा उनसे डरा रहता था, ठीक है। राजा को वो सेना प्रोवाइड कराते थे, सैन्य क्षमता प्रोवाइड कराते थे। कभी सामंत खिलाफ होते थे तो राजा को बदल देते थे, ठीक है। वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे। बताइए राजा का क्या काम है अगर ये स्वयं का अपना न्यायालय लगाएंगे तो, ठीक है। तो अभिजात वर्ग की यह भी विशेषता है। यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वह अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। अभिजात वर्ग अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर ले रहे हैं, न्यायालय भी लगा ले रहे हैं, सेनाएं रख रहे हैं। फिर राजा की आवश्यकता क्यों भैया? राजा की क्या आवश्यकता है? राजा की आवश्यकता है दिखावे के लिए भाई, दिखावे के लिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कृषक वर्ग। अब देखिए तीसरा वर्ग, हमने बताया था आप लोग को कि यूरोपीय समाज में 3 भागों में पूरा यूरोपीय समाज विभक्त था। एक पादरी वर्ग था, फिर अभिजात वर्ग था और तीसरा कृषक वर्ग एवं दास था। कृषक वर्ग एवं दास।
ये तीसरे वर्ग में आते थे। ठीक है, कृषक वर्ग देखिए, तो यह स्वतंत्र कृषक, देखिए कृषक वर्ग जो है दो भागों में विभक्त था। यह स्वतंत्र कृषक और दासों का एक समूह, एक वर्ग था। देखिए कृषक वर्ग में स्वतंत्र कृषक भी आते थे और दास भी आते थे। तो कृषक वर्ग जो है स्वतंत्र कृषक और दासों का एक वर्ग था। यह वर्ग विशाल समूह था। लगभग 90% 90 से 95% जो थे वह कृषक और दासी थे, मतलब कृषक और दासी थे 90 से 95%। और यही क्या करते थे, यही टैक्स भी देते थे। बताइए, यही जो होते थे यह टैक्स देते थे। ठीक है, तो यह स्वतंत्र कृषक वर्ग जो है यह स्वतंत्र कृषक और दासों का एक वर्ग था। यह वर्ग विशाल समूह था जो पहले दो वर्गों पादरी एवं अभिजात वर्ग का भरण पोषण करता था। मतलब ये बताइए, जो गरीब है, जो असहाय है, वही भरण पोषण करता था। किसका? पादरी वर्ग का और अभिजात वर्ग का। ठीक है, टैक्स पेयर यही था। जबकि अभिजात वर्ग के पास, पादरी वर्ग के पास अकूत संपत्ति थी, लेकिन वह टैक्स नहीं देते थे, बल्कि वह टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, तो देखिए काश्तकार जो होते थे दो प्रकार के थे, मतलब किसान जो थे दो प्रकार के थे। स्वतंत्र किसान जिसकी अपनी जमीन होती थी, भूमि होती थी, अपनी भूमि पर खेती करता था और जो टैक्स होता था वह टैक्स वह पे करता था। ठीक है, अभिजात वर्ग को। ठीक है, और लेकिन वह स्वतंत्र किसान भी जो था ना, वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। वह भी समझता था, वह स्वतंत्र किसान भी जो होता था वह लाड की जमीन ही समझकर खेती करता था। लाड की जागीर समझकर ही स्वतंत्र किसान खेती करता था और वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। यहाँ तक कि लाड की भूमि पर स्वतंत्र किसान को भी हफ्ते में 3 या 4 दिन जाकर मेहनत करना होता था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र किसान को भी लाड की भूमि पर 3 या 4 दिनों, सप्ताह में 3 या 4 दिन जाकर मेहनत करना पड़ता था। जबकि ये सर्फ जो थे, दूसरे जो श्रमिक थे, सर्फ का मतलब दास। ठीक है, यह जो थे यह आजीवन जन्मजात पूरे जीवन भर यह क्या थे, यह दास थे। किसके? लाड के ये दास होते थे। यह स्वतंत्र थे ही नहीं, यह पूरी तरह से जन्मजात नौकर थे, जन्मजात दास थे। जबकि स्वतंत्र किसान जो था वह अपनी खेती करता था, लेकिन वह लाड की भूमि समझकर खेती करता था और सप्ताह में 3 या 4 दिन वह लाड की भूमि पर जाकर खेती कर, लाड के भूखंड पर काम करता था। इसकी अपनी जमीन थी स्वतंत्र किसान की, लेकिन वह यह समझता था कि यह लाड की ही है, क्योंकि आकर लाड की स्वतंत्र किसानों पर भी चलती थी। ठीक है, स्वतंत्र कृषकों की भूमिका। अब हम स्वतंत्र कृषकों की भूमिका देखेंगे, जिनकी अपनी जमीन थी और वह खेती करते थे और उसके बाद वह टैक्स देते थे। तो देखिए, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लाड की काश्तकार के रूप में देता था। वह लाड का काश्तकार के रूप में अपनी भूमि को देखता था। एक एक चीज, एक एक फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों को भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा जानकारी आप लोग को मिलेगा। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा कंप्लीट कोर्स है और 1499 रुपए का। टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों की तैयारी इसी सीरीज में आप लोगों की कराई जाएगी। स्वतंत्र किसान जो था अपनी भूमि को लाड के काश्तकार के रूप में देखता था। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। अब देखिए, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, स्वतंत्र किसानों की बात कर रहा हूँ, उनकी क्या क्या बाध्यताएं थी। पहली बात तो उनके पास अपनी जमीन थी, लेकिन वह यह समझते थे कि यह लाड का ही जमीन है। ठीक है, लाड के काश्तकार के रूप में ही देखते थे और देखना पड़ता था उनको। ठीक है, और पुरुष जो होते थे, स्वतंत्र किसान जो होते थे, उनकी सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक था। सैनिक सेवा में योगदान उनको देना पड़ेगा। कितना? वर्ष में 40 दिन। वर्ष में 40 दिन फ्री निःशुल्क सेवा देना पड़ेगा। किसके लिए? सामंतों के लिए, अभिजात वर्ग के लिए। क्योंकि सेनाएं किसके पास थी? सेनाएं जो थी अभिजात वर्ग के पास थी, कुलीन वर्गों के पास थी, सामंतों के पास थी। तो सामंतों की सेना में वर्ष में 40 दिन आपको किसको? स्वतंत्र किसान को योगदान देना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए, बाध्यताएं तो भाई एक तरह से दास यह भी हैं। ठीक है, कृषकों के परिवार को, अब देखिए कृषक के परिवार को लाड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए अभी 40 दिन तो भाई सेना में रहेगा, ये सैनिक सेवा देना पड़ेगा वर्ष में 40 दिन फ्री होकर। ठीक है, फ्री में। इसके अलावा लाड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या इससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। कम से कम 3 या उससे अधिक दिन, 3-4 दिन, सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन, जितना दिन चाहे लाड काम करा सकता है, वो फ्री में काम करा सकता है। तो कृषकों के परिवार को लाड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, अब देखिए इसमें भी पैसा नहीं मिलेगा, स्वतंत्र किसान को इसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन है उसे श्रम अधिशेष कहते थे। अब देखिए, अब प्रश्न अगर आ सकता है कि श्रम अधिशेष क्या है, प्रश्न आएगा श्रम अधिशेष क्या है, तो समझ लीजिए स्वतंत्र किसान सप्ताह में 3 या 4 दिन जाकर लाड की भूमि पर, भूखंड पर
फ्री में काम करता था, उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे श्रम अधिशेष कहा जाता है, जो सीधे लाड के पास चला जाता है, मतलब अभिजात वर्ग के पास चला जाता है। ठीक है, लाड का मतलब क्या होता है? लाड का जो शाब्दिक अर्थ होता है रोटी देने वाला। ठीक है, अब समझ लीजिए, ये जो लॉर्ड गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ये लॉर्ड अंग्रेज लॉर्ड इसलिए लिखा करते थे ताकि सब लोग भारतीय लोग समझे भाई ये रोटी देने वाला है, उनके बड़प्पन में कहा जाता था लॉर्ड। ठीक है, देखिए इसके अतिरिक्त, अब देखिए स्वतंत्र किसान इतना भी स्वतंत्र नहीं है, अभी देखिए उसके साथ क्या क्या बाध्यताएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य श्रम कार्य, मतलब भैया 40 दिन सेना में जाकर सेवा दोगे मुफ्त में, सप्ताह में 3-4 दिन भी लाड़ के भूखंड पर जाकर काम करोगे मुफ्त में। इसके अलावा भैया गड्ढे खोदने का काम, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का काम, बाढ़ बनाने का काम। ठीक है, बाढ़ जैसे जानते हैं खेतों के आसपास बाढ़ बनाया जाता है, कोई पशु न घुस जाए तो बाढ़ बनाने का काम। फिर सड़क व इमारत की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी कि भैया जब तुम्हें जरूरत पड़े, जब तुम्हें लेबर की जरूरत पड़ती थी, जब किसी लेबर या कर्मचारी की जरूरत पड़ती थी तो अभिजात वर्ग तुरंत आदेश देते थे कि आओ काम करो। ठीक है, तो गड्ढे खोदने का काम, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का काम, बाढ़ बनाने का काम, सड़क व इमारत की मरम्मत करने की उम्मीद भी किससे की जाती थी? स्वतंत्र किसान से की जाती थी, और इसके लिए उनको कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी। ठीक है, बस यही समझिए, दास के पैरों में जंजीर बंधी रहती थी और किसानों के पैरों में जंजीर नहीं बंधी रहती थी, बस इतना ही अंतर है, बस उससे ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए खेत में मदद करने के अतिरिक्त, अब देखिए अब इसके अलावा क्या क्या काम करना पड़ता था स्वतंत्र किसान को, और ये सब काम तो भाई दासों को भी, ऐसी बात नहीं कि दासों को काम नहीं करना पड़ेगा, दासों को तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन दास तो भाई इसमें रहेंगे, दास तो जन्मजात वो दिन रात वाले नौकर हैं, ये काम दासों को भी करना पड़ेगा, लेकिन स्वतंत्र किसान के साथ क्या क्या करना पड़ेगा वह बात है, क्या क्या अलग से करना पड़ रहा है स्वतंत्र किसान के लिए। ठीक है, तो देखिए खेत में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों, देखिए मतलब लाड़ के भूखंड पर मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों और बच्चों को अन्य कार्य करने पड़ते थे। वह सूत काटते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते और लाड़ के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते। बताइए, अंगूरों से रस निकालकर लाड़ के लिए, लाड़ साहब के लिए वह मदिरा भी तैयार करते हैं, वह सूत भी काटते हैं, वह कपड़े भी बुनते हैं, वह मोमबत्ती भी बनाते हैं। किसके लिए? लाड़ के लिए। कुल मिलाकर खून तो भाई स्वतंत्र किसानों का भी छीन लिया जाता था। और मैं फिर बता दूं, ये सब व्यवस्थाएं दासों पर भी लागू होती थी। दास तो भाई जन्मजात नौकर है, भाई मृत्यु पर्यंत तक नौकर है, दास की बात नहीं है, लेकिन स्वतंत्र किसानों को थोड़ी बहुत छूट मिली थी। तो यह आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वतंत्र किसान है और यह क्या क्या काम कर रहा है। किसान है, मैं स्वतंत्र किसान बार बार कह रहा हूँ, तो देखिए किसान क्या क्या काम कर रहे हैं, और ये सभी लाड़ के भूखंड पर यह काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं घास काट रहे हैं, ये फिर देखिए अंगूर नोच रहे हैं जैसे शराब बनाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर सामंत घूम रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, धान की खेती हो रही है, सिंचाई हो रहा है, किसान और दास मिलकर सिंचाई कर रहे हैं। किस पर? लाड़ के भूखंड पर। ठीक है, आगे देखिए सामंतवाद में 2 प्रकार के कर। अब देखिए 2 प्रकार के कर होते थे सामंतवाद में, मतलब यूरोप की सामाजिक व्यवस्था में 2 प्रकार के कर चला करते थे। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। और जो लोग बीपीएससी पीजीटी के लिए, डेसर्टिंग पीजीटी हिस्ट्री के लिए, टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है पीजीटी जूनियर के लिए, और यह 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। मैं फिर बता दूं, केवल मार्च तक आप लोग का यह कोर्स नहीं है, ये आपका टीआरई 3 का भी इसी फीस में होगा, टीआरई 4 का भी इसी फीस में होगा। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, केवीएस एनटीए टेस्ट भी सबके लिए है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 से 3000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, ऐसा ही नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स आपको मिलेगा। हम केवल वर्ल्ड कंप्यूटर वाला नोट्स नहीं देंगे, पीपीटी नोट्स देंगे जो आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ सके। सामंतवाद में 2 प्रकार के कर प्रचलन में थे। सामंतवाद में 2 प्रकार के कर प्रचलन में थे। देखिए 2 प्रकार के कर हैं। एक कर है आपका टैली, एक टैली कर होता था, एक टीथ कर होता था। देखिए टैली जो होता था राज्य द्वारा मतलब राजा द्वारा कृषकों पर लगाया गया था। टैली जो टैक्स होता था वह राज्य द्वारा कृषकों पर लगाया गया टैक्स होता था, कर होता था। और इस अप्रत्यक्ष कर को क्या बोलते थे? टैली बोलते थे। इस अप्रत्यक्ष कर को क्या बोलते थे? टैली बोलते थे, जो राजा द्वारा कृषकों पर लगाया जाता था। ये राज्य द्वारा और राजा द्वारा लगाया जाता था। बताइए टीथ, अब देखिए वही मैं चर्च का
चर्च की दादागिरी में बोल रहा हूँ, पादरियों की दादागिरी क्या होती थी, पादरी भी टैक्स लगाते थे, टीथ नामक कर लगाते थे। पादरी जो होते थे टीथ नामक कर लगाते थे। यह कर चर्च द्वारा वसूला जाता था, जो आय का 10% होता था, जो आय का 10% होता था। मतलब 10% जो भी किसान, जिस भी किसान के पास जितना भी रकम है, जितना भी महीने में कमाता है, 10% इनकम टैक्स देगा। किसको? चर्च को। किस नाम से? टीथ नाम से। तो मतलब ये टीथ नामक कर, प्रश्न अब ऐसे आ जाएगा कि टीथ नामक कर कौन लगाता था? टीथ नामक कर चर्च लगाता था, यानी पादरी लगाता था। पादरी या चर्च दिए गए तभी सही है, ठीक है। टीथ नामक कर कितना % वसूला जाता था? तो आय का 10%। टैली नामक कर कौन लगाता था? राज्य लगाता था, राजा लगाता था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था, ठीक है। देखिए, जो भी कर वसूला जाता था वह कृषक वर्ग से वसूला जाता था। मैंने अभी आपको बताया है कि यूरोपीय समाज जो है 3 भागों में विभक्त था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। कृषक वर्ग की आबादी 90 से 95% थी। 95% कृषक वर्ग की आबादी थी, मतलब तीसरे वर्ग की आबादी 95% थी। लेकिन कृषक वर्ग जो था 100% जो टैक्स देता था वह कृषक वर्ग ही देता था। अभिजात वर्ग के पास और पादरी वर्ग के पास अकूत संपत्ति होती थी, एकदम बहुत ज्यादा धन होता था, लेकिन उसके बावजूद भी पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग टैक्स नहीं देते थे, यहां तक कि वह टैक्स वसूल करते थे, ठीक है। अभिजात वर्ग टैक्स वसूल करता था तो अपने पास नहीं रखता था, वह राजा को देता था, ठीक है। और जो पादरी होते थे वह आपका टैक्स वसूल करते थे और वह सीधे चर्च के पास जाता था, ठीक है। तो पादरी और अभिजात जो थे वह टैक्स से मुक्त थे। टैक्स किस पर लागू होता था? कृषक वर्ग पर, ठीक है। और दास तो भाई, दास के पास तो पैसा है ही नहीं, कैसे दे पाएगा। यूरोप में प्रौद्योगिक बदलाव, देखिए सामंती समाज में या यूरोपीय समाज में किस तरह से प्रौद्योगिक बदलाव हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हम भारतीय लोग यूरोपीय समाज से कितना आगे हैं। जो चीजें यूरोपीय समाज में बहुत बाद में आई, भारतीय समाज में बहुत हजारों वर्षों से यह बातें थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 5वीं लगभग 6वीं 7वीं सदी में, 6वीं, देखिए 6वीं सदी में, 6वीं से 10वीं सदी के बीच में यूरोप में लकड़ी के हल बंद होने लगे। देखिए लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचादार पटरा का उपयोग होने लगा। बताइए कब? 6वीं सदी की बात कर रहा हूं, जबकि हमारे वहां लोहे के हल का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 600 BC में। मतलब यूरोप में जब लोहे के हल का प्रयोग हो रहा था उससे 1000 यानी 1200 वर्ष पहले हमारे वहां लोहे के हल का प्रयोग होने लगा था। अब समझ सक लीजिए कि हम इनसे, मतलब कृषि के मामले में भी इसमें 1000 से 1200 वर्ष आगे हैं। लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल और सांचादार पटरा का प्रयोग होने लगा। प्रौद्योगिकी बदलाव इस तरह से हुए। फिर देखिए घोड़ों की खुरों में लोहे की नाल का प्रयोग, घोड़ों के खुरों में लोहे की नाल का प्रयोग भी इनके द्वारा होने लगा। कब? 10वीं सदी में, ठीक है। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग, देखिए कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग भी यूरोप में होने लगे। पवन चक्कियों में भी वायु और जल शक्ति का प्रयोग, तो पवन चक्की जानते हैं कि समुद्र के किनारे पवन चक्कियां चलती हैं, तो वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा पवन चक्की के द्वारा, ठीक है। 2 खेतों वाली व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का प्रयोग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी। 2 खेतों वाली व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का प्रयोग। आप लोग जानते हैं जब जोतों का आकार जो होता है, जोतों का आकार छोटा होता है तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जैसे मान लीजिए 5 एकड़ का प्लाट अगर आपको दे दिया जाए तो 5 एकड़ के प्लाट में आप अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब छोटे छोटे उसे जोतों में विभाजित कर देंगे तो आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, आप सिंचाई अच्छा कर सकते हैं, आप कोड़ाई अच्छा कर सकते हैं, आप कटाई अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि 2 खेतों का स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का प्रयोग हुआ, ठीक है। कृषि उत्पादन, जिससे क्या हुआ? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी। भोजन की उपलब्धता भी दोगुनी हो गई। अच्छी खेती होने लगी तो भोजन की उपलब्धता भी दोगुनी होने लगी। किसानों को बेहतर अवसर मिले और जोतों का आकार छोटा हो गया। किसानों को बेहतर अवसर मिले और जोतों का आकार छोटा हो गया। जोतों का आकार छोटा होने का मतलब ये है भाई कि पहले बड़े बड़े भूखंड होते थे, अब उसे छोटे छोटे भूखंड बना दिए गए ताकि सिंचाई, कोड़ाई, मढ़ाई, जो भी कुछ होता है कृषि से संबंधित गतिविधियां वो अच्छे तरीके से हो सकें। तो ये सब काम यूरोप में हुए थे। यूरोप में इस तरह के प्रौद्योगिकी बदलाव हुए थे। 14वीं सदी का संकट, जब मैं रोमन एम्पायर आपको पढ़ा रहा था तो उसमें 13वीं सदी का संकट था और यह 14वीं सदी का संकट है। मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग। यूरोप में 14वीं सदी का संकट था, जबकि रोमन एम्पायर में 13वीं सदी का संकट से संबंधित हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था। नहीं 13वीं नहीं, तीसरी सदी का संकट। हाँ, रोमन एम्पायर में तीसरी सदी का संकट वाला टॉपिक था,
ठीक है। और यहाँ पर यूरोपीय समाज में 14वीं सदी का संकट, तो यहाँ पर देखिए 14वीं सदी में यूरोपीय समाज में कौन सा संकट आ गया था भाई, देखते हैं। तो देखिए 13वीं सदी के अंत तक यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। बताइए 13वीं सदी में क्या होता था, यूरोप में पर्यावरणीय बदलाव हुआ, उस समय तेज ग्रीष्म ऋतु होती थी। इस तरह से भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तेज ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में मतलब मई जून में गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, तेज ग्रीष्म ऋतु कहा जा सकता है। उसी तरह 14वीं सदी में क्या होता था, यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु थी, लेकिन 14वीं सदी में ठंडी ग्रीष्म ऋतु हो गई। ठंडी ग्रीष्म ऋतु का मतलब कि थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु थी लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया, ठंडी ग्रीष्म ऋतु हो गई, ठीक है। मतलब मौसम में थोड़ा तापमान में परिवर्तन आया, कम हो गया, ग्रीष्म ऋतु का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा कम हो गया, ठीक है, कब 14वीं सदी में। तो इसे ही 14वीं सदी का संकट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए पैदावार के मौसम छोटे हो गए, पैदावार का जो मौसम होता है वो छोटा हो गया। तूफानों एवं सागरी बाढ़ से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, इतना ज्यादा 14वीं सदी में तूफान आया। देखिए पर्यावरण में अगर बदलाव होगा, अचानक बदलाव होगा तो तूफान, आंधी तूफान, बहुत ज्यादा पर्यावरणीय संकट तो उत्पन्न होगा ही, ठीक है। तो पैदावार के मौसम छोटे होने लगे और तूफान और सागरी बाढ़ से फार्म प्रतिष्ठान जो थे वह नष्ट हो गए। चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में भी कमी आ गई, चारागाहों की कमी हो गई। अब जब चारागाह कम होंगे तो चारागाह पर जीवन जीने वाले पशु की संख्या में भी तो कमी होगी, चारागाहों की कमी होगी तो चारों की कमी होगी, चारों की कमी होगी तो चारा पर जीने वाले पशुओं की संख्या में कमी होगी, ठीक है, ये होगा। फिर देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जनसंख्या वृद्धि होने लगी और उपलब्ध संसाधन क्या होने लगे, कम होने लगे। फिर देखिए 1315-17 में, 1315 से 1317 के बीच में यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा और 1320 में अनेक, देखिए अब देखिए अगर प्रश्न आ जाएगा कि भयंकर अकाल कब पड़ा था यूरोप में, तो 1315-17, ध्यान रखिएगा भयंकर अकाल पड़ा था क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधन कम पड़ने लगे, ठीक है, और भोजन की उपलब्धता थोड़ा सा कम हो गई। तो 1315-17 में भयंकर अकाल पड़ा था, कहां, यूरोप में, ठीक है। 1320 में अनेक पशुओं की मौत होने लगी, ठीक है। ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों की उत्पादकता में कमी हो गई। यूरोप में जो भी चांदी का उत्पादन होता था वह ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया की चांदी की खानों से होता था। देखिए ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया की चांदी की खानों से चांदी निकाला जाता था और यहाँ पर चांदी की उत्पादकता में कमी होने लगी। और उस समय जो मुद्राएं चलती थी, किससे चलती थी, किसकी बनी होती थी, चांदी की बनी होती थी, इसलिए धातु मुद्रा में भी कमी आई और धातु मुद्रा में कमी आएगी तो व्यापार भी प्रभावित होगा। समझा दे रहा हूं, देखिए यूरोप में ऑस्ट्रिया और सर्बिया जहां से चांदी का खनन होता था वहां पर चांदी का खनन होना बंद हो गया, चांदी की उत्पादकता में कमी आने लगी। और उस समय यूरोपीय समाज में क्या होता था, जो मुद्राएं चलती थी वह चांदी की चलती थी और जब चांदी ही नहीं उत्पन्न हो रहा है, चांदी का खनन ही नहीं हो पा रहा है तो धातु की मुद्रा में भी कमी आई, मतलब चांदी की मुद्रा कम बनने लगी। और जब चांदी की मुद्रा कम बनने लगी, धातु की मुद्रा कम बनने लगी तो व्यापार भी प्रभावित होने लगा। तो भैया देखिए ये सब कारण जो है ना, ये संकट का ही तो है, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, ठीक है, अकाल पड़ जा रहा है। 1320 में पशुओं की मौत होने लगी, ठीक है, चारागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में भी कमी होने लगी, जनसंख्या वृद्धि होने लगा और संसाधन कम पड़ गया, ठीक है। और पर्यावरणीय बदलाव भी हुआ, पर्यावरणीय बदलाव होने से आंधी तूफान, सागरी बाढ़ आया, जिससे बहुत सारे फार्म प्रतिष्ठान भी नष्ट हो गए। ये सब क्या था भाई, ये सब संकट का काल था, इसीलिए कहा जाता है, इस काल को बोला जाता है 14वीं सदी का संकट, ठीक है। अभी इतना कम नहीं है, अभी देखिए व्यापार जब हो रहा था तो जलपोतों के साथ चूहे आ गए। भैया ये चूहे जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं। चूहे से कौन सा रोग होता है, प्लेग नामक रोग होता है, चूहे से प्लेग नामक रोग होता है, ठीक है। तो जलपोतों के साथ का मतलब क्या है भाई, व्यापार होता है तो जलपोतों के सहारे होता है ना, आयात निर्यात होता है, आज भी होता है, पहले भी जो होता था। देखिए जो व्यापार का सबसे सस्ता साधन क्या है, वायु मार्ग है, जल मार्ग है या स्थल मार्ग है, बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यापार का सबसे सस्ता साधन माना जाता है जल मार्ग माना जाता है, क्योंकि वहां पर सस्ता भी रहता है और सुलभ भी रहता है, ठीक है। तो जलपोतों के साथ चूहे आए जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लेकर आए। तो यह ब्यूबोनिक प्लेग जो फैला हुआ था यह 14वीं सदी में फैला हुआ था, 14वीं सदी में फैला हुआ था और लाखों की संख्या में यह लोग मारे गए, इस महामारी में मारे गए। तो इसीलिए देखिए ये सब सारे कारण मैं जो गिना रहा हूँ यह 14वीं सदी का संकट है। बताइए जब जलपोत के साथ चूहे आ जा रहे हैं, ठीक है, निर्यात
किया जा रहा है तो उसमें चूहे भी आ गए थे, जिससे प्लेग जैसी बीमारी फैल गई। और यह आप देख सकते हैं, यह भयावहता दे सकते हैं जब यूरोप में महामारी फैली हुई थी, प्लेग महामारी फैली हुई थी और लाखों की संख्या में लोग मर गए, पूरा शहर का शहर उजड़ गया पूरा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं किसान तो मरेगा ही भाई, दास तो मरेगा ही, ठीक है। अब जात वर्ग जो कुलीन वर्ग थे, जो राजे रजवाड़े थे, वह भी भारी संख्या में मर गए, उनको दवाई तक नसीब नहीं हुई, क्योंकि प्लेग महामारी ऐसी बीमारी जो है यह मतलब हर तरह से खत्म कर देगी अच्छे अच्छे लोगों को, ठीक है। तो यह सब स्थिति बनी हुई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा आप लोग। और यह आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और यह नोट्स आप लोग को मैं पेड वाले ग्रुप में डाल दूंगा। इसी तरह से कक्षा 6 से लेकर 12 तक का सारा नोट्स आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।